Good morning, dear students. As we last time studied about the solid state and about their properties, और इसी तरीके से हमने फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बात की थी और हमने बात की थी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उसके अंदर एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। ठीक, फिर हमने उसके मेल्टिंग पॉइंट की बात की थी, हमने उसके अरेंजमेंट की बात की थी और उसकी फ्यूज़न हीट ऑफ फ्यूज़न की बात की थी। ठीक, तो हमने उस सारी चीज़ों के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे अबाउट अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस मीन इज नो फॉर्म। ये वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नो फॉर्म, यानी कि इन इस जैसे क्रिस्टल्स की कोई भी एक फिक्स फॉर्म नहीं होती। तो पहला पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है कि इनकी जो फॉर्म होती है वो फिक्स्ड नहीं होती, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका कोई लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट नहीं होता। तो एक डेफिनेट या फिर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स is not डेफिनेट। मीन ये पैटर्न को फॉलो नहीं करते, इनका पैटर्न क्या होता है, शॉर्ट रेंज पैटर्न होता है। शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है अमोर्फस के केस में। अगर हम एक दूसरी चीज़ जिसके बारे में अगर हम बात करें अमोर्फस सॉलिड के अंदर, तो वो ये है कि अमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं इसके जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके कारण हम इन्हें बोलते हैं आइसोट्रोपिक। ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। एज वी स्टडी अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे आर एनाइसोट्रॉपिक। तो एनाइसोट्रॉपिक्स में हमने स्टडी किया था कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ है या फिर हम बात करें उनके इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं जब आप डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो वो चेंज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका अरेंजमेंट जो होता है वो डेफिनेट होता है। अकॉर्डिंग टू दैट उसमें क्या आता है, डिफरेंस आता है कि जब हम दूसरी डायरेक्शन से देखते हैं। तो वॉच दैट वीडियो, दैट विल बी क्लियर। तो उसमें क्या होता, इसमें क्या होता है कि इसकी आप किसी भी रेंज से अगर देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। इसकी वजह से इसकी जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरी चीज़ जैसे स्ट्रेंथ होती है वो हर डायरेक्शन में कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो इस केस में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी दोज आर सेम। सेम, और वो कौन कौन सी है, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एंड अदर वन दैट। जैसा हमने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में स्टडी किया कि सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, एक मेल्टिंग प्रॉपर्टी होती है कि जब हम इन्हें हीट करते हैं तो ये क्या होने लगते हैं, मेल्ट होने लगते हैं। ऐसे ही हमने स्टडी किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या हुआ कि जब हम उन्हें मेल्ट करते हैं तो एक शार्प पॉइंट होता है जिस पर वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड क्या होगा कि जब आप इनको हीट करेंगे तो ये पहले सॉफ्टन होंगे इन द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, ये सॉफ्टन होंगे और धीरे धीरे क्या होगा कि आप ये मेल्ट होना शुरू होंगे। यानी कि एक बार में कोई एक सर्टेन टेम्परेचर नहीं है जहाँ पर ये मेल्ट होकर एकदम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है कि ये पहले धीरे धीरे सॉफ्टन होते हैं और यही रीज़न है कि अमोर्फस सॉलिड्स की डिफरेंट टाइप ऑफ शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है। मीन आप जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्लास को देखते हैं तो ग्लास के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स के डिज़ाइन आते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि इसे सॉफ्टन करने के बाद इसे मोल्ड किया जा सकता है और इसे डिफरेंट शेप दी जा सकती है। अब बात करते हैं इसके बाद, ये चीज़ क्लियर है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा दैट इज नॉट फिक्स, नॉट फिक्स। ओके, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है वो होती है हीट ऑफ फ्यूजन। नंबर 2 में आए हीट ऑफ फ्यूजन।
इन केस ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन की अगर हम बात करें तो हीट ऑफ फ्यूजन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है वो एकदम फिक्स्ड होता है, ठीक। लेकिन अमorphous सॉलिड में हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स नहीं होता लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसे वो एक पार्टिकुलरली किसी एक सर्टन टेम्परेचर पर फिक्स नहीं होगी। इवन ये जो हीट ऑफ फ्यूजन होती है ये टेम्परेचर के साथ घटती बढ़ती है, ठीक। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वो धीरे धीरे सॉफ्ट होगा, फिर धीरे धीरे कुछ मटेरियल मेल्ट होगा, और एक लॉन्ग रेंज तक ये प्रोसेस चलती है, जिसके बाद वो पूरा मटेरियल कन्वर्ट होता है लिक्विड में। क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में क्या होता था कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये ट्रू सॉलिड्स कहलाते हैं, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो कैसा होता है, रेगुलर होता है, ठीक है, और वो फिक्स रहता है। तो ऐसा जब हम अमोर्फस के केस में बात करेंगे तो अमोर्फस केस के कारण हम इन्हें बोलते हैं स्यूडो सॉलिड्स। एक्चुअली ये रीज़न इनका ये है कि हम इनको धीरे धीरे कूल करने के बाद इन्हें एक शेप देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर गिलास की बात करें, गिलास को जो है बहुत धीरे धीरे कूल किया जाता है, और एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इनके अंदर जो फ्लूइडिटी की टेंडेंसी पाई जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिक्विड वगैरह में देखते हैं तो ये फ्लो करते हैं, ठीक है। तो ये फ्लो होने के कारण क्या होता है कि इनको सुपर कूल्ड सॉलिड बोलते हैं, सुपर कूल्ड सॉलिड बोलते हैं, और इनको स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। इनको सुपर कूल्ड सॉलिड बोला जाता है और इनको स्यूडो सॉलिड भी बोला जाता है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनको ट्रू सॉलिड कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है क्लीवेज। हमने देखा है जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक करते हैं या किसी भी शार्प एज वाले टूल से उसे काटने की कोशिश करेंगे तो हम एक चीज़ क्लियरली नोटिस करेंगे कि उसकी जो सरफेस आएगी वो स्मूथ होगी और क्लियर होगी। बट इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या देखेंगे कि उसकी जो सरफेस होती है वो क्लियर नहीं होती, इवन ये रफ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, इस चॉक को अगर मैं तोड़ता हूँ तो आप चॉक के अंदर देखेंगे कि ये सरफेस जो है ये कैसी है, क्लियर नहीं है, इवन ये बहुत ज़्यादा रफ है। तो ऐसा क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होता है, अमॉर्फस सॉलिड्स के साथ होता है कि इन्हें ब्रेक करने पर इनकी सरफेसेस जो आती हैं वो रफ होते हैं। अंडरस्टैंड। पढ़ लिया है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, देन हमने पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, फिर हमने उनकी बात की थी अमॉर्फस सॉलिड की। अब हमारे पास पॉइंट आता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उन्हें कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और किस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हम उसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो इनको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड उनके बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है उसके बेसिस पर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, और दूसरा हो गया हमारा इनके बीच जो पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और सेकंड पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। Okay, on the basis of them we decide कि these are the crystalline solids and their types. Okay, अगर हम बात करें तो पहला हमारा जो सॉलिड होगा वो होगा मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा पॉइंट हो जाता है आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, and the third point is covalent network solid. Last, never least, metallic solid. These are the four types of the solids which we are going to study in detail in this video. Okay. Now the first one is the molecular crystalline solid, the other one is ionic crystalline solid, third one is covalent network crystalline solid, and the last one is the metallic crystalline solid. हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, इनके क्या फीचर्स हैं, इनके बीच में कौन कौन सी बॉन्डिंग्स पाई जाती है, इवन दीज आर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है।
हाँ, जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और इसका पहला पार्ट होता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा वाला पार्ट हो जाता है आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, तीसरा पार्ट होता है कोवलेंट नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और लास्ट वन वी स्टडीड अबाउट द मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इन तीन चारों के अंदर जो एक खास बात हमने नोटिस की कि इनके नाम जो स्टार्ट हो रहे हैं वही क्या होते हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो इसके अंदर जो इसके क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि किसी भी कोई भी पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसके क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल रहेंगे। अब ये जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। तो इसका पहला पार्ट आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें ऐसे पार्टिकल्स आएंगे जो कैसे होंगे नेचर में, नॉन पोलर्स होंगे। ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जानते हैं लाइक एदर एटम भी हो सकते हैं वो, और वो एटम्स किसके होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि जो अक्रिय गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस होती हैं, उन गैसेस के अंदर क्या होता है कि उनके एटम्स ही होते हैं, वही एक मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो किसी से बॉन्डिंग नहीं कर सकती। इसलिए अगर हम बात करें हीलियम की और आर्गन की, तो ये इन गैसेस के जो सॉलिड्स होंगे वो किस तरह के होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे। या फिर हम बात करते हैं दूसरी, जैसे कि C2 Cl2I2, और उसके बाद बात करेंगे Br2H2। तो इनके जो भी सॉलिड्स होंगे, बिकॉज दीज आर ऑल्सो नॉन पोलर्स, तो दीज आर, इनके केस में क्या होता है कि ये भी क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉलिड होने के कारण जो इनके सॉलिड्स होते हैं सॉलिड फॉर्म में रहेंगे वो कैसे होंगे, वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड ही कहलाएंगे। एक बेसिक चीज़ ये होती है कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कौन सा, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो पॉइंट आपको याद रखना है, इनके बीच में होता है डिस्पर्जन फोर्स, और हम बोल सकते हैं या फिर लैंडेड फोर्स। ये सबसे वीक फोर्स होता है अगर एक तरीके से बात की जाए तो। ठीक है, तो इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो डिवीजन कर रहे हैं हम उसके बेसिस पर ये सबसे वीक फोर्स होता है, इनके बीच में होता है डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंडन फोर्स। दूसरा पॉइंट जो इनके अंदर है वो ये हम बात करते हैं अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ओके, लोअर मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। और द थर्ड पॉइंट दैट वी गोना डिस्कस कि ये सॉलिड्स फॉर्म से ज़्यादा रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो उससे ये गैसियस या फिर लिक्विड स्टेट में रहना पसंद करते हैं। तो ये सॉलिड स्टेट में तभी होंगे जब हम इनके टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देंगे। सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, so this is also third point you have to keep in your mind, okay। तो ये क्या होते हैं, ये इनके बीच में डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंडन फोर्स पाया जाता है। अगला पॉइंट की बात की थी, इनका जो टेम्परेचर कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है क्योंकि ये जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है लोअर होता है। ठीक, उसके बाद ये नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि आप इनके से इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू नहीं करा सकते। सेकेंड पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का आता है पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसा हम जानते हैं कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जनरली वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके डायपोल्स होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शंस होगा, जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, वो फोर्स कौन सा काम करने वाला है, डायपोल ओके। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है वो मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं, दैट इज हैपेंस डायपोल फोर्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है,
ये भी डाइपोलर है, H2O, SO2 and NH3. These all the molecules show the dipole-dipole interaction या dipole-dipole force. ठीक, अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं डाइपोल-डाइपोल जो फोर्स होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू अगर हम बात कर रहे थे नॉन पोलर के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ज़्यादा होगी, तो हम कह सकते हैं द मेल्टिंग पॉइंट is greater as compared to नॉन पोलर सॉलिड। ओके, इनके मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर होता है वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर सॉलिड। द सेकेंड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट दैट वी डिस्कस अबाउट कि जो इनकी ये जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ electricity. These are non-conductor of electricity. This is also one of point. Actually, these points are clear about this. One thing that's also very important, let me write over here. These are at the room temperature in the form of liquid or gases. Liquid and gases. Only at room temperature. जैसे हम देखते हैं HCl गैसेस फॉर्म में होता है H2O, लिक्विड फॉर्म में होता है SO2 NH3. Three of them are gaseous state, but this one is in liquid state. हेलो, जैसे हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर क्या होता है कि इसमें अगर हाइड्रोजन एडिड होता है विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो इस मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ये टाइप ऑफ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, टाइप ऑफ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक, जिसके द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं या फिर सॉफ्ट सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होंगे कि ये वोलेटाइल होंगे और सॉफ्ट सॉलिड होंगे। ठीक है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये मोर होता है एज कम्पेयर टू जो हमने अभी स्टडी किया था पोलर में और नॉन पोलर में। तो इधर हाई कंपेयर टू पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक, इनके एमपीज जो होते हैं हायर होते हैं एज कम्पेयर टू पोलर एंड नॉन पोलर सॉलिड्स। अंडरस्टैंड? And these are electrically non-conductor. ओके, कुछ सिमिलरिटी जो हमने अभी इसके अंदर ऑब्जर्व की उसके बेसिस पर हम कुछ कंक्लूजन से निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कंक्लूजन में देखा था कि जब हम मॉलिक्यूलर की स्टडी कर रहे थे मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, तो हमने देखा मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलने से बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट लाइन में हमने बात की थी कि एक तो होते हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या हुआ था कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स था वो मॉलिक्यूल या तो कोई नोबल गैसेस थी या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो नॉन पोलर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ये सारी गैसेस जो होती हैं ये नॉन पोलर होती हैं। ये एक दूसरे के साथ एक अट्रैक्शन या एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ी रहती हैं जो डिस्पर्जन फोर्स होगा या फिर वेलवेट फोर्स होगा। ठीक है, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होंगे बहुत ज़्यादा कम होंगे और अगर हम रूम टेम्परेचर पर बात करें तो ये ज़्यादातर गैसेज स्टेट में पाए जाएंगे या फिर लिक्विड स्टेट में पाई जाएंगी, सम ऑफ देम लाइक सॉलिड्स ऑल्सो। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट में हम बात कर रहे थे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। तो ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में जो हमने स्टडी किया
इसमें हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनके बीच में क्या हो, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हो। जैसे फॉर एग्जांपल HCl था, H2O था, ये मॉलिक्यूल्स होंगे, ये किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर। ठीक है, तो हमने इनके अंदर स्टडी किया कि ये जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे गैसेस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका टेम्परेचर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उन्हें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, यानी कि आप इन्हें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे। तो ये ज़्यादातर किस फॉर्म में पाए जाएंगे, लिक्विड स्टेट में या फिर गैसेस स्टेट में। ठीक है, तो जैसे NH3 जो होता है गैसेस स्टेट में पाया जाता है और ज़्यादातर, और जो हमारा वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात की थी हमने हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स के बारे में। तो इसके अंदर हमने बात की कि ये जो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड की तरह काम करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये सॉलिड्स या तो सॉफ्ट स्टेट में पाए जाएंगे या फिर लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, वॉलेटाइल्स होते हैं, मीन अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे या फिर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हायर होता है, बिकॉज वी नो कोवेलेंट हैज द हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो इसी के तरीके से इनका भी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू डिस्पर्जन, और दैट वन वी स्टडीड अबाउट पोलर के बारे में, यानी कि हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में पोलर के बारे में, उससे रिलेटेड जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हायर। तो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में स्टडी कर लिया है। अब हम बात करेंगे आयनिक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे थे, अगले पॉइंट में हम बात करते हैं आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर आयन से मतलब क्लियर हो जाता है कि आयन्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो पॉजिटिव आयन होगा, जिसको हम बोलते हैं कैट आयन, और दूसरा हो जाएगा हमारा निगेटिव आयन, जो होता है एनायन। ओके, इन केस ऑफ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन ये आपस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की तरह काम करते हैं, और ये जुड़ने के बाद क्या बनाते हैं, सॉलिड्स बनाते हैं। और इनका अरेंजमेंट जो होता है वो 3D डायमेंशंस में होता है, मीन हम बोल सकते हैं 3 डायमेंशंस में एक रिपीटेड और ऑर्डरली अरेंजमेंट होने की वजह से क्या बनते हैं, कि आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनते हैं। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl। हम जानते हैं ये एनायनिक फॉर्म में पाया जाएगा और सोडियम जो है कैटायनिक फॉर्म में पाया जाता है। तो ये इस तरीके से सॉलिड्स बनाते हैं। ठीक है, अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द आयनिक सॉलिड इज हायर, हायर मेल्टिंग पॉइंट्स वाले होते हैं। फिर बात करते हैं हम इनकी कंडक्टिविटी की। तो इन केस ऑफ कंडक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड, these are नॉन कंडक्टर। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं मोल्टन स्टेट, तो मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने रखते हैं, क्योंकि जो इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन है वो मोल्टन स्टेट में क्या होते हैं, मूवमेंट के लिए फ्री हो जाते हैं। इसके रीजन की वजह से इनके अंदर कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। और इन द फॉर्म ऑफ एक्वस, these are good conductor of electricity, because right now over here ये पूरे आयन जो सोडियम आयन होगा और क्लोराइड आयन होगा ये फ्री टू मूव होंगे, तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक, और ये खुद ही एक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो एक्वस स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज ऑल्सो हाई। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं मोस्टली और मोस्ट ऑफ द टाइम ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इनको अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये ज़्यादातर क्या होते हैं, तो इनका 3 डायमेंशंस में अरेंजमेंट होता है, और ये कैटायन और एनायन के आपस में एक फिक्स पोजीशन पर आने पर बनते हैं। आयनिक सॉलिड्स के अंदर जो एक प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, और जब अगर हम इन्हें ज़्यादा मतलब इनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को सब्जेक्ट करते हैं
इसकी वजह से क्या होते हैं, ब्रिटाइल होते हैं। मीन ये जब टूटते हैं तो अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रिटाइल यानी कि बिखर जाते हैं। और इनके आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है जिसे कोलम्बिक फोर्स भी कहते हैं, जो इनके पार्टिकल्स को बहुत स्ट्रांगली बाउंड किए रहता है। अंडरस्टैंड।